नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए पेशे से इंजीनियर लेकिन लोकप्रिय लेखिका दीप्ति मित्तल की लिखी हुई कहानी दिल की आवाज़। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुबह से ही अविनाश बेहद व्यस्त था। कभी ईमेल पर, कभी फ़ोन पर, तो कभी फेसबुक पर। अभी नाश्ता ठंडा हो रहा है। कब से लगा कर रखा है? क्या कर रहे हो तुम सुबह से? कमिंग मम्मा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। अविनाश अपने कमरे से ही चिल्लाया। इतने बिजी तो तुम तब भी नहीं थे जब सीए की तैयारी कर रहे थे। हफ्ता हो गया है सीए कंप्लीट हुए, पर तब से तो तुम्हारे दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। या तो नेट से चिपके रहते हो या यार दोस्तों से। अपने माँ बाप के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं बचा है। अनुराधा लगातार बड़बड़ किए जा रही थी। उसकी बड़बड़ तब बंद हुई जब अविनाश ने पीछे से आकर उसके गले में बाहें डाल दी। कैसी बात कर रही हो मम्मा? तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है। चलो आज तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। अविनाश ने मस्ती की। रहने दे। घुमाना अपनी गर्लफ्रेंड को। मुझे घुमाने को तो तेरे पापा ही बहुत हैं। देखना कब से घुमा रहे हैं। अब मेरे साथ 2-3 दिन के लिए भैया के पास चलेंगे। वे लोग कब से बुला रहे हैं। कह रहे थे पिताजी क्या गए कि तुम लोग तो हमें बिल्कुल ही भूल बैठे हो। आना जाना भी बिल्कुल बंद कर दिया। अनुराधा ने नाश्ता परोसते हुए शिकायती लहजे में कहा। उसे अच्छे से पता था कि पीछे खड़े पतिदेव मनोज सब सुन रहे हैं। बेटे से क्या शिकायतें हो रही हैं मेरी? कहा तो है दिसंबर में ज़रूर वक्त निकाल लूँगा, मगर तुम्हें तो मेरी किसी बात का भरोसा ही नहीं होता। मनोज मुंह में टोस्ट डालते हुए बोले। टोस्ट के साथ उनके वाक्य के आखिरी शब्द भी पिस गए। तो अब आगे का क्या प्लान है अभी? डाइनिंग टेबल पर मनोज ने अविनाश से पूछा। इसके प्लान पूछने हो तो इसे ट्वीट करो। ये अपने दोस्तों के संग न जाने क्या क्या खिचड़ी पकाता रहता है। हमें तो ये कहाँ कुछ बताएगा। अनुराधा का व्यंग सुनकर अविनाश झल्ला गया। उसे झल्लाया देखकर मनोज ने बात संभाली। तुम भी चुप करो जी। जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो। कितना होनहार लड़का है हमारा। मनोज ने मस्का मारा तो अविनाश के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। हाँ तो बेटा, मैं पूछ रहा था कि आगे क्या करोगे? वो पापा, सीए कंप्लीट होने के बाद दोस्त लोग कब से पार्टी के लिए पीछे पड़े हैं। सोच रहा हूँ आज उन्हें पार्टी। अविनाश की सवालिया नज़रें मनोज की पार्टी के लिए फंड की रिक्वेस्ट कर रही थी। अविनाश की शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्लानिंग सुन मनोज ने अपना सिर पीट लिया। मेरा मतलब है आगे पार्टी मौज मस्ती से आगे कुछ सोचा है नौकरी के बारे में? मनोज ने जोर देकर पूछा। हाँ सॉरी पापा, दरअसल एक कंसल्टेंसी फर्म में अप्लाई किया है। 2-3 दिन में इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। होपफुली काम बन जाएगा। गुड। पापा वो पार्टी? ठीक है, प्लान बना लो। प्लान क्या करना पापा, सब फिक्स्ड है। अविनाश ने खुशी से उछलते हुए कहा तो अनुराधा और मनोज एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। 24 साल का स्मार्ट चुलबुला अविनाश पढ़ाई में जितना तेज था, शरारतों में भी उतना ही उस्ताद था। उसके दोस्तों का बड़ा ग्रुप था जिसकी वो जान था। अपने माता पिता की आंखों का इकलौता तारा जिसे उन्होंने बेहद लाड़ प्यार से पाला था, वो अपने भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझता था। इसलिए अनुराधा और मनोज उसकी मौज मस्ती में बेवजह रोक टोक नहीं करते थे। उसके दो ही शौक थे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और तेज़ रफ्तार बाइक चलाना। कभी कभी तो बाइक पर स्टंट दिखाकर लड़कियों को प्रभावित करने की कोशिश भी करता था। आज अविनाश के लिए बहुत बड़ा दिन था। उसने एक प्रतिष्ठित अकाउंटेंसी फर्म में इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। कैरियर की शुरुआत के लिए ये उसकी ड्रीम जॉब थी। स्वागत कक्ष में बैठे अविनाश को अब एचआर की कॉल का इंतज़ार था। मिस्टर अविनाश, प्लीज़ एचआर राउंड के लिए जाइए। कॉल आ गई थी। एचआर मैनेजर ने अविनाश को उसके जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर, कंपनी की टर्म और पॉलिसी के बारे में समझाया और एक स्पेशल बॉन्ड पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जिसे कंपनी ज्वाइन करने से पहले साइन करना ज़रूरी था। ये कैसा अजीब सा बॉन्ड है सर? ऐसा तो किसी भी कंपनी में नहीं होता। बॉन्ड पढ़कर अविनाश सकते में आ गया। मगर इस कंपनी में होता है, एचआर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बॉन्ड वाकई अजीब था। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक था। मसलन अगर कर्मचारी कार चलाता है तो उसे सेफ्टी बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। अगर कर्मचारी 2 व्हीलर चलाता है तो उसे
हेलमेट पहनना और नियमित स्पीड पर चलना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, उसे न सिर्फ अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अविनाश के भीतर उबल रहा गुस्सा उसके चेहरे और माथे की रेखाओं से स्पष्ट दिख रहा था। वो बेचैन हो उठा। ये क्या ज़बरदस्ती है? अव्वल दर्जे की बदतमीजी है, सरासर तानाशाही है। क्यों पहनूं मैं हेलमेट? हेलमेट वे पहनते हैं जिन्हें अपनी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं होता, जिनके विचार नकारात्मक होते हैं, जिन्हें सफ़र शुरू करने से पहले ही दुर्घटना के बारे में सोचने की आदत होती है। मैं ऐसा नहीं हूँ। और मेरे बालों का क्या होगा? कितनी मुश्किल से मैं इन्हें सेट करके रखता हूँ। हेलमेट सारी की सारी सेटिंग बिगाड़ कर रख देगा। कितना कूल लगता हूँ मैं बाइक राइडिंग करते हुए। हेलमेट तो सारी पर्सनैलिटी का ही कबाड़ा कर देता है। और फिर मेरे इम्पोर्टेड गॉगल्स, उन्हें मैं कैसे पहनूंगा? क्या दिखता हूँ मैं उनमें? कहाँ खो गए अविनाश साहब? मैनेजर के टोकने पर अविनाश दिमागी उधेड़पुन से बाहर निकला। सर, मैं इस बॉन्ड से कन्विंस नहीं हूँ। ऐसे तो हमारे देश का ट्रैफिक सिस्टम भी हेलमेट पहनने को एनफोर्स नहीं करता जैसे आपकी कंपनी कर रही है। तभी तो हमें करना पड़ रहा है। खैर, ये तो कंपनी के मालिक का निर्णय है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सरकारी कंपनी तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी है, सो मालिक की तो सुननी ही पड़ेगी। अगर जॉब चाहिए तो इस पर साइन करना ही पड़ेगा। अविनाश कुछ नहीं बोला। उसका बिगड़ा मिजाज देखकर मैनेजर ने उसे फिर कन्विंस करने की कोशिश की। वैसे आपको इसमें क्या समस्या है? ये तो मैंने भी साइन किया था और ये आपकी भलाई के लिए ही है। मुझे फ़र्क पड़ता है सर। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अपना बुरा भला समझता हूँ। भलाई के नाम पर ही सही, आप मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। देखो भाई, इस कंपनी में नौकरी करनी है तो बॉन्ड साइन करना ही पड़ेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। मैनेजर हाथ खड़े करते हुए बोला। ठीक है सर, मैं सोचकर जवाब दूंगा, कहकर अविनाश वहाँ से चला आया। मगर मन ही मन वो निश्चय कर चुका था कि अपनी आज़ादी की कीमत पर वो यहाँ नौकरी नहीं करेगा। कैसा रहा इंटरव्यू? क्या हुआ? अविनाश का उदास रुख देखकर मनोज ने धीमे से पूछा। इंटरव्यू अच्छा हुआ था, एचआर राउंड भी हुआ, मगर मगर क्या? फिर अविनाश ने पूरी राम कहानी सुना डाली। अरे तो क्या हुआ? तुम्हें बॉन्ड साइन कर देना चाहिए था। इतनी सी बात पर तुम इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ सकते। पर पापा, मुझे नहीं जम रहा। मुझे हेलमेट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है और बॉन्ड के अनुसार अगर मैं कभी भी विदाउट हेलमेट टू व्हीलर ड्राइव करता पकड़ा गया तो न सिर्फ मेरी नौकरी जाएगी, बल्कि मुझे भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। देखो अभी, अब तुम बड़े हो गए हो, अब बचपना छोड़ो। तुम्हारी माँ और मैं पहले से ही तुम्हारी ड्राइविंग की लापरवाही से काफ़ी परेशान हैं। इस नौकरी को ज्वाइन करने से तुम्हारा कैरियर तो अच्छे से शुरू होगा ही और हमारी चिंताएं भी मिट जाएंगी। पापा का सख्त सुर सुनकर अविनाश ने बात टालनी ही बेहतर समझी। देखूंगा पापा। वो उठकर अपने कमरे में चला गया, मगर मन ही मन बॉन्ड पर किसी भी कीमत पर साइन न करने की ही बात चल रही थी। विचारों में डूबे अविनाश को फ़ोन की घंटी ने सजग किया। हाय अभी, रितेश बोल रहा हूँ, कैसा है? उसके दोस्त रितेश का फ़ोन था। ठीक हूँ, तू सुना क्या चल रहा है? कल सुबह क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं। तो सुन, कल नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पर बाइक रेसिंग रखी है। पूरे ग्रुप को सूचित कर दिया है, तू भी ज़रूर आना। सुबह 6 बजे पहुंच जाना। ठीक है। बाइक रेसिंग की बात सुनकर अविनाश का बुझा दिल खिल उठा। यही तो उसका प्रिय शौक था। अक्सर जिम जाने का बहाना कर वो और उसके कुछ दोस्त बाइक रेसिंग किया करते थे और अधिकतर वो ही जीतता था। हारने वाले जीतने वाले को मिलकर पार्टी देते, साथ ही कोई ना कोई प्राइज़ आइटम में रखा जाता। अपना नया टच स्क्रीन मोबाइल उसने पिछली रेस में ही जीता था। रात को अविनाश ने ठीक ठाक सोचा, मगर रात को उसे बुखार ने जकड़ लिया। वो सुबह चाह कर भी नहीं उठ पाया। फलस्वरूप उसकी रेस मिस हो गई। सुबह जब वो देर तक बिस्तर पर निढाल पड़ा रहा तो मनोज ने उसे क्रोसिन की गोली देकर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद जब बुखार कम हुआ तो वो थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था, मगर सुबह का प्रोग्राम खराब होने की वजह से उसका मूड ठीक नहीं था। अरे अभी जरा इधर आओ, देखो तो अपने शहर की न्यूज़ आ रही है। ड्राइंग रूम से पापा की तेज़ आवाज़ आई तो वो उठकर ड्राइंग रूम में गया। टीवी पर बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ प्रसारित हो रही थी। आज सुबह नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पर बाइक रेसिंग करते हुए कुछ नवयुवकों की एक ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। उनमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तथा 3 गंभीर रूप से घायल हैं।
उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही थी। घटना की वजह बाइक सवारों की तेज़ रफ्तार और हेलमेट न पहना जाना बताया जा रहा था। टीवी पर नीचे नवयुवकों के नाम प्रसारित हो रहे थे। अनिल, रितेश, सुधांशु। एकाएक नाम अविनाश के दिलो दिमाग पर गाज बनकर गिर रहा था। ये सब उसी के दोस्त थे। आज अगर उसे बुखार ना आया होता तो इस लिस्ट में उसका नाम भी जुड़ा होता। अविनाश जड़ बना टीवी स्क्रीन ताक रहा था। दिमाग कुछ सोचने समझने के दायरे से बाहर जा चुका था। मनोज आजकल की पीढ़ी के लापरवाह रवैये को कोस रहे थे। माँ दुर्घटना के शिकार युवकों के माता पिता के हाल की दुहाई दे रही थी। और अविनाश, वो तो जैसे शून्य में खोया था। उसे तो जैसे आज एक नई जिंदगी मिली थी। अभी तुम बॉन्ड साइन कर कब से नौकरी ज्वाइन कर रहे हो? मनोज ने अविनाश की तरफ घूरते हुए सख्ती से पूछा। जी पापा, आज जाऊंगा। आज उसकी स्वीकृति में जबरदस्ती नहीं बल्कि उसके अपने दिल की आवाज़ थी। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी हुई कहानी दिल की आवाज़। तेज़ स्पीड के शौकीन आज के युवाओं के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत से जानकार परिवारों के घर के चिरागों को इसी तरह बुझते हुए देखा गया है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।